नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आज 4 जून है, नतीजे आने लगे हैं और लगभग तस्वीर साफ होने लगी है। कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल जो बात कह रहे थे वो गलत साबित हुई है। एग्जिट पोल से नतीजे बहुत अलग हैं। बीजेपी अभी तक के जो रुझान है उसमें बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है, उससे भी तकरीबन 30 सीट दूर है। कांग्रेस पार्टी अभी तक 90, 91, 92 के आसपास चल रही है। इसके आसपास उसका आंकड़ा घूम रहा है। 94 पे कांग्रेस पार्टी आगे है, 235 पर बीजेपी आगे है। एनडीए की बात करें तो 292 और इंडिया अलायंस जो है वो 237 सीटों पर आगे चल रही है। क्या मायने हैं इन रुझानों के जो नतीजों में अब तब्दील होना शुरू हो गए हैं? क्या 400 पार के नारे ने नुकसान किया? क्या आरक्षण का मुद्दा चला? क्या योगी को हटाने का जो एक शगुफा अरविंद केजरीवाल की तरफ से छोड़ा गया, क्या उसने लोगों के मन पर असर किया? क्यों यूपी में इतना ज्यादा नुकसान हुआ? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रुद्र विक्रम सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ बिलाल खान हैं, जो कि कांग्रेस सपोर्टर हैं। अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र जी, क्या हुआ, ये समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि 5-6 राउंड के जो आपके पास काउंटिंग के रिजल्ट आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे जैसे चुनाव में आपने धीमापन देखा कि जैसे जैसे चुनाव फेज वाइज बढ़ रहे थे और थोड़ा धीमापन था, वोटर्स में उदासीनता थी, और जैसे जैसे चुनाव 7वें फेज में पहुंचा, मेरे ख्याल से चौथे 5वें फेज से चुनाव में तेज़ी आनी शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि अब जब 10वें 12वें राउंड में चुनाव जब पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं और थोड़े से आंकड़े बदलेंगे। हाँ, जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे थे वो एग्जैक्ट पोल में नहीं परिवर्तित होंगे। वो मुझे पहले भी ऐसा अनुमान लगता था कि नहीं होंगे, लेकिन अभी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं बीजेपी दूर नहीं रहेगी। बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से पार कर लेगी। दूसरी बात जो आपने उत्तर प्रदेश को लेके कही, देखिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से भी आता हूँ, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले मिर्जापुर से आता हूँ, तो वहाँ पे एक बात तो है कि जो अरविंद केजरीवाल का एक शिगुफा, जो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर है, उन्होंने 2 शिगुफे छोड़े, एक अमित शाह जी को लेकर, एक योगी जी को लेकर, जिसका खंडन अमित शाह जी ने किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, लेकिन दूसरा जो शिगुफा उन्होंने छोड़ा था कि योगी को हटा दिया जाएगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डैमेज एक हुआ है। क्योंकि योगी को लेकर उत्तर प्रदेश में मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रियता है योगी को लेकर, कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं बात करूँ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, चाहे शहरी क्षेत्रों में चले जाइए, योगी को लेकर एक बहुत खासी लोकप्रियता है। योगी को लेकर सेंटिमेंट्स है लोगों के मन में। हो सकता है कि एक, हालांकि अभी कोई ऐसा बहुत पुरजोर बात ये नहीं की जा सकती कि यही बात रही होगी, लेकिन हो सकता है कि एक छोटा सा एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, एक सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है कि इस बार जो संघ की उदासीनता रही बीजेपी के वोटर्स को टर्न आउट कराने के लिए, बीजेपी के जो वोटर्स थे उनको लाके पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए, एक बड़ी वजह वो संघ की उदासीनता भी हो सकती है। आपको लग रहा है कि ये कारण है जिनकी वजह से खासतौर पर यूपी में नुकसान हुआ है? बिलाल जी, कांग्रेस पार्टी 2014 में 53, 2019 में 42 कम हो गई थी, लेकिन इस बार अभी तक जो आंकड़े हैं 100 सीट के आसपास कांग्रेस को दिखा रहे हैं। कहां से बढ़त मिली? कौन सा मुद्दा था जो काम किया, या राहुल गांधी का जादू चल गया, ये कांग्रेस पार्टी मानेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा की थी, जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, 4000 किलोमीटर चल के गरीबों से मिले, किसानों से मिले, जो पिछड़े लोग थे उनका दर्द जाना, बेरोजगारों से मिले, जो महंगाई की बात करते रहे, सब लोग हर तबके से मिलने का काम किया। लेकिन आज आप ये भी बताऊंगा, जो इनका भ्रम था, सारे देश के मीडिया चैनल 400 पार दिखा रहे हैं, 450 भी दिखाया कई चैनल्स ने, जो बड़े बड़े देश के नेशनल चैनल्स हैं, उन्होंने ये भी दिखाया। लेकिन आज जो हकीकत है वो पूरे देश को नज़र आ चुकी है। जो आंकड़ा इंडिया अलायंस ने 295 का दिया है, मुझे लगता है वो 100% आएगा। 295 आएगा आपको लगता है? ये रुझान है, अभी आगे बढ़ेगा। लेकिन अब सिंगल मेजोरिटी की बात कर रहे थे, सिंगल मेजोरिटी से भी मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि भाजपा नहीं आ सकती। एनडीए के थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनकी सिंगल मेजोरिटी से कोई भी नहीं आ रहा है। नया सरकार बन रही है इनकी। फिलहाल में जो मुद्दे थे, हकीकत में जो वाकई में देश के प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति की, मछली की बात की, मंगलसूत्र की बात की, घुसपैठियों की बात की,
और जिस तरीके से बांटने की बात की, मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है जो असल मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए क्या कहते थे, ये भी इनके भी आंकड़े होते थे, भाजपा के भी, और जिस तरीके से जितने भी नेशनल चैनल है वो भी दिखा रहे थे कि 70 से 75 आएंगी, लेकिन क्या हो रहा है, अखिलेश यादव कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और वहाँ ज़मीनी मुद्दों पर लड़ाई हुई है, जो वाकई में बेरोजगार लोग थे। अखिलेश का पॉजिटिव वोट है या इस बात की नाराजगी थी कि जो कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि पिछले 4 चुनाव अगर हम देखें तो उसमें तो अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए, तो ये और इतना बड़ा बदलाव तभी होता है जब किसी के खिलाफ वोटिंग हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डेंट हुआ है, जिस तरीके से कहा गया था कि इलेक्शन के बाद योगी जी को हटाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात तो दोहराई, क्योंकि उनकी सरकार है और अच्छे बहुमत सरकार है, और जिस तरीके से कहा गया था लोगों के दिलों में ये बात रही, और जो बात कही इन्होंने तो यही है, कुछ लोग पार्टी वाले हैं कि मोदी ऊपर हैं या योगी जी ऊपर हैं, इनमें आपस में एकता नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। एक ही बात नहीं है, कोई कह रहा है योगी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो नारे दिए गए थे, सबका साथ सबका विकास और ये सब चीज़ें जनता ने नहीं माना, और जो बात करते थे कि हम 400 प्लस ये वो, उनका बिल्कुल लेकिन अभी कहीं कुछ नहीं दिख रहा, अभी भी लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रहा, अभी भी लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बहुत पीछे है। कांग्रेस पार्टी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी वो आंकड़ों में तो बहुत पीछे है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, कांग्रेस पार्टी एनजीओ चला रहे हैं क्या फिर? सुन लीजिए, सत्ता में आना होता तो अपनी कितनी सीटों, पहली बार जिंदगी में ऐसे कांग्रेस कम सीटों पे लड़ रही है। इंडिया अलायंस क्यों बनाया गया मैडम? इसीलिए कि जो देश के कानून के मजाक उड़ा रहे थे, सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। नहीं, सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी की बात है, इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस में सारी पार्टी आती है, इंडिया अलायंस आगे आएगी सत्ता में, देख लेना आप। मैंने ये कहा है कि कम सीटों पर क्यों लड़ा गया, अपनी खुद की सीटें दी, दिल्ली के अंदर गठबंधन किया हमने, और उत्तर प्रदेश के अंदर कम सीटें ली, बहुत सारी चीजें। कांग्रेस पार्टी को जहां पर जैसे इन्होंने दिल्ली में किया, आम आदमी पार्टी के साथ आए, लेकिन अभी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, यानी कोई दिल्ली में नुकसान नहीं है। लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। इस बार कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में बीजेपी अपना खाता जरूर खोलेगी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं डबल डिजिट में पहुंचेगी, लेकिन ये तो माना ही जा रहा था सिंगल डिजिट में तो नंबर ले ही आएगी। और पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा था सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, लेकिन वहां पर उन दोनों राज्यों में बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, पहले बात मैं करूंगा कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस ने जो मूर्खता करी थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करके और उनके साथ अलायंस करके, उसमें जो कांग्रेस की जो 5-6% वोट शेयर आते थे, वो लगता है कि अब अगले चुनाव जब आप देखेंगे 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो वो लगता है कि 6% का वोट शेयर घिसक के वो हो सकता है 1-2% में चली जाए, जो कांग्रेस में लगभग आप शीला जी का शासन देखिए, 15 साल उन्होंने शासन किया। और अभी भी मैं ये पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि 7 की 7 सीटें बीजेपी की आ रही हैं दिल्ली में, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें 1 सीटों से जो आगे चल रहे थे वो भी अब वो पीछे हो गए और वो पीछे ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो जनादेश है, दिल्ली का एक जनादेश बहुत हमेशा से क्लियर रहता है कि जो 7 सीटें आप बहुत कई सारे चुनाव उठा के देखिए, जब कांग्रेस को देती थी दिल्ली तो 7 की 7 सीटें देती थी, उसके बाद जब बीजेपी को देना शुरू किया तो बीजेपी को भी 7 मतलब केजरीवाल जी जो कह रहे थे कि आप लोग अपने बेटे को जिता दीजिए दिल्ली के तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो अब ये तो पक्का हो गया ना बिलाल जी की वो जेल में ही रहेंगे। ये बात दिल्ली का ये चुनाव एक मिनट रुकिए, दिल्ली का ये चुनाव एक क्लियर कर देगा कि केजरीवाल को बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको 20-21 दिनों की जमानत दे दी, ये कह के कि आप भैया चुनाव प्रचार कर लीजिए, अपनी जो आपकी क्षुब्धता है वो मिटा लीजिए, आपको ये ना लगे कि मैंने प्रचार नहीं किया इसलिए मेरी पार्टी हार गई। तो ये उनका जो भ्रम है, एक आपियों का भ्रम, कांग्रेसियों का भ्रम, ये भ्रम टूट जाएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल जो महापुरुष हैं, बहुत युग नेता हैं, वो उनका भ्रम टूट जाएगा कि मैंने चुनाव प्रचार किया, बहुत जम के प्रचार किया उन्होंने। मतलब हमने जो अलायंस किया, जो अभी उनको एकदम सैया पे जाने वाले थे, मरण सैया पे जाने वाले थे, जो जेल में थे, लेकिन वो बाहर निकलते उनमें अजीब सी ऊर्जा आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, और पूरा जेल जाने वाले तो वजन फिर से वजन कम होने लगता है। तो वो जो है वो एक भ्रम टूट जाएगा दिल्ली वासियों का, और जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो समर्थक है उनका भी, बिलाल भाई जैसे लोग हैं, उनका भी भ्रम टूट जाएगा कि जो धूर्त, सबसे बड़ा धूर्त नेता है वो अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये भी तो क्या केजरीवाल जैसे नेता को समझ में नहीं आता कि जो वो इतनी मतलब दिखता है साफ में कि देखिए नेता सच झूठ सब बोलते हैं, ये कोई नहीं कह रहा कि सब एकदम, लेकिन इस स्तर का जब कोई नौटंकी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, नौटंकी, और दिखती है वो नौटंकी,
वो जेल में गए, उसके बाद एक दिन के अंदर उनके जो आतिशी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनका वजन इतने से इतना हो गया, संजय सिंह करते हैं। अरे भाई, अगर ये सब चीजें, तो आपका इलाज जेल में हो जाएगा ना। तो लोगों को क्लियर हो गया है कि नौटंकी है, नौटंकी नहीं बनता है। नौटंकी बहुत छोटा शब्द होगा। हमारे गाँव में एक शब्द होता है थेथरई, तो वो थेथर है, वो थेथरई मतलब सबसे बड़ा थेथर आदमी है। वो उनकी पार्टी का मसला किस तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने जो हुक्म दिया कि भाई अब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें अलायंस करना पड़ेगा, तो हमें अलायंस करें। कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं में लोकतंत्र बच गया कि नहीं? बचेगा। मैडम आप बीच में तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, ये अलायंस जो किया गया है, अब सबसे विरोधी, अब कहा शीला जी का सबसे ज़्यादा विरोध केजरीवाल जी ने किया, किस तरीके से कहा, क्या क्या कहा गया वो भी, लेकिन हमने सारी चीज़ों को भुला के गठबंधन इसलिए किया है कि वाकई में ये जो तानाशाह सरकार बैठी हुई है, जो लगातार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए। देश के लोग चाहते हैं विकास की बात, महंगाई कम हो, और जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, 15 लाख, सब झूठे वादे, जनता समझ चुकी है। अच्छा, वही आप परिणाम आप देख रहे हैं। आज आपने बात की कि हमने गठबंधन किया लोकतंत्र बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो बिहार में पंजाब में लोकतंत्र बचाने में फिर क्यों पीछे रह गए? पंजाब में कोई इस तरीके की नहीं है। पर पंजाब में देख, मैं आपको बता दूं, पंजाब का मामला अलग है। नहीं, पंजाब में कोई इस तरीके की वो नहीं है। वहाँ मालूम है अगर आएंगे तो वो हमारे साथ ही आएंगे। आम आदमी पार्टी की आती है, कांग्रेस की, सब एक साथ मिलके ही सब गठबंधन को जाएंगे, वो अलग नहीं है। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं खुलेआम, कोई गाली नहीं दी है। देखिए, स्थानीय नेताओं का जो पार्टी को बताया कि क्या है, वहाँ नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए वहाँ पे इस तरीके से फिर उन्होंने, हमने भी दे दिया, पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया वो पंजाब में इन्होंने समर्थन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ अलगाववाद और आतंकवाद को उनको बढ़ावा देना था। तो आम आदमी पार्टी जितना बढ़ावा अलगाववाद और आतंकवाद को दे सकती थी, उतना ये नहीं दे पाती। ये तो कसमें खाते थे, बिहार के अंदर मर जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, देश के गृह मंत्री ने लगातार ये बयान दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, सत्ता के लिए खुद अजीत पवार जैसे लोगों को ले रहे हैं, जो एक दिन पहले कह रहे हैं चक्की पीसिंग, अगले दिन अपने वॉशिंग मशीन से धुलाया और अपनी पार्टी में ले लिया। तो मतलब ओहो वाह, कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी को एक दिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम टॉयलेट नहीं करते, ना किसी को खान देंगे ना खाएंगे। नहीं, जो खा चुके हैं, जिन पे ईडी के केसेस हैं, उनको ले रहे हैं। तो आप बताइए ना, क्या नीति और नियत क्या है इन लोगों की? अच्छा, भ्रष्टाचारी है मतलब आप मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार? आपके अजीत पवार जो हैं, जो आपकी पार्टी में अब आ चुके हैं, छगन भुजबल हैं, आपके हो चुके हैं, वो क्लीन हो चुके हैं, धुल चुके हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में पहले गंदे, तो क्यों ले लिया गंदों को? अगर पहले खुद ही कहते थे ना, इन्हीं के नेता कहते थे, प्रधानमंत्री ने लाखों लोगों के सामने बोला। भैया लगातार ये हिंदू मुसलमान की बात लाखों लोगों के सामने बोल रहे हैं, जनता इस पे नहीं है। आज देख लीजिए, जिस तरीके से 400 पार का नारा जपते थे, जाम 400 पार 450, ये मीडिया और ये जपते थे, बाकी हकीकत ग्राउंड पे कुछ नहीं था, वो सामने आपको नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इस पे खुश हो सकते हैं कि बीजेपी को 400 पार नहीं आए, कांग्रेस पार्टी इस पे खुश हो सकती है, उन्होंने नारा दिया। लेकिन क्या यही नारा उनको नुकसान कर गया? इसी नारे की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्या, आपको लग रहा है? देखिए, हो सकता है एक वजह ये भी, क्योंकि जो सबसे बड़ा, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि जो वोटर टर्नआउट कम रहा, वो एक वजह ये रही कि बीजेपी के जो भी समर्थक थे, उनको ये लगा था कि बहुत आसानी से भाजपा की सरकार बन रही है। 400 पार अगर नारा दे रहे हैं तो 350 पौने 400 आएंगे ही आएंगे। और इतनी धूप थी, इतना लोगों को लगता था चलो छुट्टी का दिन है और सरकार तो हमारी बनी रही है, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। वो एक वोट जो आदमी ने सोचा, शायद हो सकता है कि एक छोटी सी वजह वो भी रही हो कि बहुत सहजता आ गई थी भाजपा और भाजपा के समर्थकों में। कोई भी सांसद जो भी चुनाव लड़ने जा रहा था, जो भी चुनाव में था, वो उतनी आपने देखा होगा कि आपके भी क्षेत्र में भी देखा होगा कि वो सांसद बहुत जिस माध्यम से प्रचार होते थे अभी 2019 और 2014 में, इस बार पहली बार ऐसा हुआ 2024 में बहुत सारे क्षेत्रों में लगा ही नहीं कि चुनाव वाकई में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो वो एक जो प्रत्याशियों की उदासीनता, उसके बाद वोटरों की उदासीनता, हो सकता है कि एक बड़ी वजह रही हो। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देना चाहूँगा। देखिए, इन्हीं के जो एनडीए अलायंस के जो लोग हैं ना, वो टच में हैं इंडिया अलायंस के नेताओं के। जयराम रमेश ने जो बयान दिया था वो ऐसे नहीं दिया, कुछ लोगों ने फ़ोन करके गया हम आपका समर्थन देंगे जरूरत पड़े, और मुबारकबाद भी दी। वो आप देखेंगे, अब ये मत समझ लीजिए 296 आ गई या 297 आ रही है तो फिर नहीं बता पाए। वो तो नाम क्यों बताएंगे जब ये तो कोई भी आ सकता है। हम दोबारा से नीतीश कुमार को उन्होंने तोड़ा, हमारे पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग ने पूछा था कि किन किन, जयराम रमेश ने कहा था ना कि डीएम को 15-20 डीएम को फोन किया अमित शाह ने
वो चीज़ अलग होगी। मैं पार्टीज की बात कर रहा हूँ जो एनडीए से अलायंस की भी अपनी पार्टी है, चाहे वो चिराग पासवान है, मुझे नीतीश लगता है कुमार जी इंडिया वाले हैं, वो इंडिया अलायंस में आएंगे। उनको मालूम है कि तानाशाही की सरकार अब नहीं चल पाएगी, उनको खुद को मालूम है, लेकिन वो इधर उधर करके तोड़ फोड़ करके इन्होंने ले लिया, लेकिन अब वो हकीकत में वापस ही घर पे ही आएंगे। अपनी इंडिया अलायंस में जो लोग हैं, मुझे लगता है उनको आपको संभालने की जरूरत है। मुझे लगता है कांग्रेस मुख्यालय से फोन भी जाना शुरू हो गए होंगे पार्टियों के नेताओं के, शीर्ष नेतृत्व के पास, क्योंकि उनको जो अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पाया, वो अलायंस को क्या संभाल पाएगा। तो मुझे लगता है कि हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं किसी अलायंस की, किसी और पार्टी की, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इनके जो इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस है, वो पार्टियों के नेता भी या वो पार्टी भी भाजपा को समर्थन देने में उनको कोई गुरेज नहीं। कहीं ना कहीं ये जो इतने लंबे लंबे वादे किया, जो इनका एरोगेंस है 400 प्लस ये वो, तो ये जो जनता ने नकारा, इसके सामने रिजल्ट है। लेकिन आपको भी तो नहीं स्वीकार है, आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं? 96 पे कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस इस बात पे खुश है कि उसको 96 अगर 90 सीटें आ जाती तो बहुत बढ़िया बात है। ये सीटें अब बढ़ेंगी, कितनी बढ़ जाएंगी? ये 120 प्लस कांग्रेस ने इस बार अपने इतिहास के सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ी, 328 सीटों पर। क्यों लड़ी? मैंने खुद बताया ना, सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ी। वो कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, या इस बात पे खुश हो रही है कि बीजेपी की सीटें कम हुई, तो नेगेटिव पॉलिटिक्स करके कांग्रेस को फायदा कितना हो रहा है? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया, कांग्रेस ने ये नहीं अपने लिए नहीं सोचा, कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बनाया, पार्टी सब लोगों को साथ में लेके ना सम्मान देना पड़ेगा, हर एक पार्टी अलायंस हो उनको सीट देनी पड़ेगी, इसलिए हमारी सीटें कम हो रही। लेकिन जब नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो हमसे अलग नहीं है, अगर सरकार बनती है हमारी तो सबसे पहले वो हमें ही समर्थन देंगे। उन्होंने खुलेआम कहा है इलेक्शन के टाइम में कि हम समर्थन इंडिया अलायंस को देंगे, वो भी आप हमारी सीट मान लीजिए। ऐसे नहीं है कि वो जाकर भाजपा में मिल जाएंगे, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो इनके छोड़ के वापस आने वाले हैं और ये बहुत मुश्किल होने वाला, लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है। जनता अब मुद्दों की बात पे आ गई, महंगाई की बात पे आ गई, बेरोजगारी की भी बात पे आ गई है, जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने की बात कर रहा है, जो अब देश के प्रधानमंत्री इधर उधर कह रहे हैं संडे में ये होता है, संडे मंडे में भी महंगाई भी है, ट्यूसडे में भी महंगाई भी है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए मुद्दों की। अगर आप असल में बात करें 2019 में आपने वादे किए, उनकी बात करते तो हो सकता है जनता आपको सुन लेती, 405 की बात भी होती, लेकिन आज ये खुद नहीं बोल सकती हैं, इनसे बुलवा दी 400 पार, अब बुलवा दिए। ये कल बोल रहे थे सारे भाजपा के लोग 400 पार ये पार, अब नहीं बोल पाएंगे। तो बोल रहे थे कि हमारे 295 आएंगे, तो हम तो आंकड़े के करीब आ जाएंगे ना, देख लेना 295। हमने ये तो नहीं कहा हमारी 400 आएंगी। राहुल गांधी ने कहा 150 सीट तक ले आए थे बीजेपी की, कि 150 सीट आएंगी, 200 सीट आएंगी। तो इलेक्शन के पहले तो सब बोलते हैं, नतीजे जब सामने आ जाते हैं तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। रुद्र, सबसे अच्छी बात क्या ये हुई है कि जो पूरी तैयारी थी, क्योंकि जिस तरह के बयान परसों से लेके कल तक जिन राजनीतिक पार्टियों का, चाहे अखिलेश यादव के आए, ऐसा लगा जैसे अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं कि अगर नहीं हो तो आप सब तैयार रहिएगा। मनोज झा ने जिस तरह से चीजें कही, जिस तरह के बयान दिए गए, वो लग रहा था कि अगर नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आए तो हम चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे। जितनी बातें कही गई चुनाव आयोग ने सब मानी थी, सिर्फ एक चीज नहीं मानी गई कि पहले जो बैलेट पेपर है उसकी गिनती करके और उसके नतीजे निकाले जाए। उन्होंने कहा गिनती पहले होती लेकिन नतीजे साथ में आते हैं और हम बीच प्रक्रिया में इसको बदल नहीं सकते। इसके अलावा सब कुछ माना गया था, लेकिन पूरी तैयारी, क्या ये इतना विश्वास था? संवैधानिक संस्थाओं पे अविश्वास है, मोदी पे है मान लेते हो, बीजेपी पे मान लेते हो, कोर्ट सही नहीं, वहां पे जज बिके हुए हैं, संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग सही नहीं, अब इनका विश्वास क्या बन जाएगा, वापस से कायम होगा? अभी तो देखिए फिलहाल तो विश्वास बना हुआ, हो सकता है कि अगर ये रुझान बदल जाए परिणामों में, थोड़ा जो अभी बीजेपी प्लस ही हो रहा है, 230 पहुंच गया, प्लस ही बार-बार बढ़ रहा है, 350 पहुंच गए, तो फिर से वो कल वाले रुझान में आ जाएंगे। अभी जो इनके प्रवक्ता है अभी तो कह रहे हैं नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, जनता ने मुद्दों पे वोट किया है, जनता ने इस पे वोट किया है। अभी अगर ये परिणाम थोड़े से भी बदल जाएं तो आप देखिए फिर इनके सुर वही बदल जाएंगे, फिर से वो वही कहना शुरू कर देंगे कि नहीं जी ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोटिंग परसेंटेज में छेड़छाड़ हुई, यहाँ हुआ वहाँ हुआ। ये अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते हैं, सिर्फ लांछन लगाना है कि ये इस पार्टी ने ऐसा कर दिया, इस संस्था ने ऐसा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कर दिया, डीएम ऐसा कर रहे हैं, डीएम को फ़ोन जा रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है जुडिशरी का, और ये सब का तमाम तरह के एलिगेशन जो है आप देखिए कि 2 दिनों के अंतर पे ये तमाम तरह के एलिगेशन जो है लगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। और जहाँ तक रही एग्जिट पोल्स की बात, देखिए सारे न्यूज़ चैनल्स ने हमेशा ये कहा है कि, और मुझे लगता है कि सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपना सैंपल साइज भी बताया था कि हमारा सैंपल साइज ये है और ये हमारे रुझान है।
हम ये भी नहीं कह रहे कि ये परिणामों में परिवर्तित होंगे, हो सकता है सर। और सैंपल साइज सबको पता है कि 1% के कम ही होता है, 1% से कम होता है, तो उसकी संभावना बहुत कम होती है कि वो एग्जैक्ट में। हालांकि एग्जिट पोल अमूमन जो है एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कभी एग्जिट पोल सही गलत हो सकते हैं, आपका अधिकार है, आप कहिए कि बिल्कुल गलत है, बकवास है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा मीडिया बिका हुआ है, सब एग्जिट पोल बिके हुए हैं, जितने एग्जिट पोल हुए हैं हर मीडिया, ये कौन सा, अब ये कौन सा तरीका आप है? देखिए कि मुझे समझ में नहीं अगर आता है। कांग्रेस जो 90-95 पे सिमटती हुई दिख रही है, मुझे लगता है कि अगर ये जो पूरे चुनाव में अगर भाजपा से या एनडीए से लड़ते हुए दिखते तो शायद ये संख्या और आगे बढ़ती। मैंने बीच में कहा भी था कि अगर ये मीडिया से लड़ना छोड़ दें, क्योंकि मीडिया से आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई विपक्षी पार्टियों से, आपके लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं एनडीए है उनसे आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है, आपकी लड़ाई मीडिया घरानों से नहीं। आप देखिए कि किसी भी मीडिया घराने को, इन्होंने किसी भी बड़े चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया राहुल गांधी ने, किसी को भी, जबकि नरेंद्र मोदी ने लगभग 70-80 इंटरव्यूज दिए इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने एक भी क्या पूरे जितने भी मीडिया घराने हैं पूरे देश में, क्या कोई भी आप उसको ईमानदार नहीं समझते? क्या किसी को अपने पसंद के लोगों को दे देते हैं, अपने पसंद के यूट्यूबर्स को दे देते हैं, किसी को दे देते हैं। आपके पसंदीदा हैं। देखिए जिस तरीके से सारे जितने भी एंकर्स थे वो सामने दिख रहा था, हर जगह नरेंद्र मोदी जी की लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी, जहाँ जहाँ वो हो रही थी। कांग्रेस की नहीं दिखाई, उनकी अपनी शिकायतें थी मीडिया से, लेकिन हमने कोई लांछन न लगाने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ ये बताया जस्ट हर सेकंड हर मिनट पर नरेंद्र मोदी का चेहरा, विपक्ष को भी दिखाई है ना, इंडिया अलायंस भी तो इस देश में एमपी है ना, तो वो उनकी शिकायत थी, शिकायत होनी भी चाहिए। देखिए लोकतंत्र यही है कि शिकायत हम करेंगे, लेकिन अब अगर 400 पार आप दिखा देंगे सारे, क्योंकि हमारे भी आंकड़े ना, एग्जिट पोल में आप इतना अंधा दिखा दो, पब्लिक में एक माहौल मचा दो, तो हमें तो होगा ना। राहुल गांधी, एक सवाल का जवाब, रुद्र आपसे पास आती हूँ, एक सवाल का जवाब, क्या राहुल गांधी अगर किसी चैनल को इंटरव्यू देते तो चैनल नहीं चलाता? क्यों नहीं? गलती आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे इंटरव्यू? कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप क्यों नहीं दे रहे? रहे? सीधी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली भी मीडिया को देते हैं, फिर भी मीडिया दिखा रहा है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या चाहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मीडिया, आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव काटा हुआ उसने, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया गाली दे दिखा रहा है, आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, आपकी कमी है। इंटरव्यू की नहीं है, जो हकीकत के मुद्दे कहीं ना कहीं मीडिया ने उसको छुपाने का काम किया। जो आंकड़े थे युवाओं के लिए बेरोजगार की बात पे कितने डिबेट हुए, तो वो कांग्रेस पार्टी को पता है। कुछ लोगों को, कुछ चैनल्स ऐसे नहीं हमने सबको बायकॉट किया, कोई भी ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जिनके लिए बोला गया था कि इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो वो है कि ये फेस और सिर्फ मोदी जी का फेस है, मोदी जी के पोल है। वो 400 पर झूठ भी निकला, जो कहा गया था वो झूठ नहीं निकला। वो मीडिया ने, किसी मीडिया ने ये नहीं कहा था कि 220 प्लस या 230 या 250 इंडिया अलायंस आ जाए, किसी का आंकड़ा नहीं था मैडम, 400 प्लस तक पहुंचे हुए थे। एग्जिट पोल हमेशा कहा जाता है ना कि ये एग्जिट पोल है, गलत साबित हो सकते हैं। एग्जिट पोल कभी ये कोई नहीं कहता कि एग्जिट पोल है यही तभी नतीजों का इंतजार करते हैं ना, तो जरूरत क्या है नतीजों का? ये कह देना कि एग्जिट पोल बैन कर दीजिए, एग्जिट पोल चलने नहीं चाहिए, ये सब मोदी का मीडिया, ये सारी सीटें, क्योंकि ये सब जो एग्जिट पोल हुए ये नरेंद्र मोदी अमित शाह को दिखा के किए गए, सारी नहीं, बिल्कुल मैं इस बात, अब गलत साबित हुआ तो गलत साबित होते हैं ना, तो इसमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मीडिया से लड़ते हैं, संस्थाओं से लड़ते हैं, बीजेपी से नहीं लड़ते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इनको, अगर इन्होंने शायद अपनी रणनीति बदल दी होती, थोड़ा सा रणनीतिक रूप से अगर चुनावों पर फोकस करते वो, बजाय मीडिया के लड़ने के, बजाय मीडिया पर लांछन लगाने के, बजाय मीडिया हाउसेस को गाली देने के, तो शायद इनकी स्थिति और बेहतर होती। मैं भाजपा समर्थक होने के बावजूद भी मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ कि शायद इनकी स्थिति बेहतर होती, क्योंकि इस बार वोटर्स में उदासीनता थी। उस उदासीनता का अगर ये फायदा उठाना चाहते तो वो उठा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो 2-4 चाटुकार हैं आसपास, जो वामपंथी चाटुकार हैं, उन चाटुकारों ने राहुल गांधी को ऐसे घेर रखा है कि राहुल गांधी को ना ही वो निकलने देते हैं, ना ही राहुल गांधी को अपने मनपसंद की बातें करने देते हैं, ना ही उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मनपसंद की करने देते हैं, ना ही उनको इंटरव्यू करने देते हैं। तो ये राहुल गांधी को, अगर वो अपने वामपंथी जो चाटुकार हैं 2-4 उनके, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, अगर उन चाटुकारों से थोड़ा सा अगर निकलें, जो भारत जोड़ो यात्रा में हालांकि उन्होंने निकलने की कोशिश करी, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर आप या हम, अगर एक साधारण आदमी होने के नाते अगर उनसे मिलने की कोशिश करते तो हम नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उनका जो घेरा था, नहीं उस वक्त सब लोग मिले, वही उन्हीं का जो उनके वहाँ वो जो मिल रहा था सबसे मिल रहे थे। गलत इंटरव्यू वो मत करिए विक्रम भाई, देखिए आप समर्थक हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में मैं रहा हूँ खुद, 20 से 22 दिन में चला हूँ, जिससे भी मिलना चाह रहा था मिल सकता था, उनके साथ साथ चल रहे थे। ये नहीं कि वो जो सिक्योरिटी का रीजन होता थोड़ा सा, लेकिन वो जिससे मिलना था मिल रहे थे, रुक के मिल रहे थे, वो सब सामने आ रहा था, वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा था।
क्रेडिट, ये 90 सीटें आ गई तो कांग्रेस ये क्रेडिट किसको देगी? देखिए, जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जिसको देगा उसकी वही क्रेडिट लेगा। ये नहीं 120 से प्लस, ये 90 नहीं है, 120 से प्लस हम जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्रेडिट मिलना चाहिए बिल्कुल। देखिए, हमारे अध्यक्ष क्यों नहीं मिलना चाहिए, हम चाहे मिलेगा बिल्कुल। राहुल गांधी जी नेता हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, 4 बना के जोड़ी, आपका कोई क्वेश्चन करने की, देश के प्रधानमंत्री से अगर सवाल पूछना, बेरोजगारी का सवाल पूछा किसी मीडिया वाले ने, ये पूछा आम कैसे खाते हो, चूसते कैसे हो, अरे आप सोते कैसे हो, कौन सा टॉनिक, अरे अभी की बात है, इन्हीं बातों पे मैडम। फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूछा जाता था कि आप दाल बनाती हैं कि इंदिरा गांधी, आपको सास और बहू के सवाल, सास बहू का सेशन चलता है, तो ये मत करिए। बदला ले रहे थे क्या? नहीं, वो किसने किया था इंटरव्यू? वो एक कलाकार ने इंटरव्यू किया था, अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश की। बहुत सारे चैनल्स हैं, अभी भी 4 जबरदस्ती मीडिया पे बैठे थे ना, उनके वो सब पता है किसने क्या पूछा। बेरोजगारी वो आगे की बात है, अभी हम आंकड़ों पे बात करते हैं। बेरोजगारी का सवाल, हर सवाल पूछे गए 80 इंटरव्यू में, एक सवाल नहीं हो जो नहीं पूछा गया हो। ये अगर आप मान के अगर आंख कान बंद करना है तो वो बात ही अलग है। चलिए, आपसे बात होती रहेगी। फिलहाल अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें एनडीए 286 पर आगे है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस 243 पर आगे है, और अभी बीजेपी 235 सीटों पर आगे, कांग्रेस 96 पर आगे है। ये आंकड़े भी बदलेंगे धीरे धीरे, थोड़ा बहुत चेंज आए, बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। रुद्र विक्रम सिंह जी और बिलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।